आप सभी अलग-अलग तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ते वक़्त आपको लगता है कि यार मुझसे सिली मिस्टेक्स बहुत होती है जब भी मैं एग्ज़ाम देता हूँ। मुझे क्वेश्चन्स और ऑप्शन पढ़ने में ही नहीं आते। मैं जब क्वेश्चन्स को पढ़ता हूँ तो मुझे ट्रू, फ़ॉल्स और एक्सेप्ट और नॉट ऐसे शब्द नज़र ही नहीं आते और उस वज़ह से मेरे प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगर आप सीएसईआर नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आपको बड़े-बड़े प्रश्न नज़र आते हैं जैसे कि सेक्शन सी में होता है तो आपको लगता है अरे यार! बड़े प्रश्न तो मुझसे पढ़े ही नहीं जाते। या आपको पढ़ते वक़्त ऐसा लगता है यार चीज़ों को कैसे याद करें? ये प्रश्न बनेगा कहाँ से? पढ़ते वक़्त मैं चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? तो इस सब का एक शानदार सॉल्यूशन है हमारे पास, वो है चिड़िया उड़ सेशन। इस चिड़िया उड़ को सुनने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए हमारे कुछ बच्चों के रिव्यूज़ भी आप सुन लीजिए पहले। सरकारी चिड़िया और सेशन होता है तो वो कंपलसरी अटेंड करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जितना आपका रिवीजन होता है, शायद आप कभी भी खुद से इतना रिवीजन नहीं कर सकते जितना उस सेशन में आपका रिवीजन होता है नोट्स का। और भी क्वेश्चंस कराते हैं जो कंसेप्ट से ज्यादा आपके आईक्यू लेवल के भी ऊपर बेस्ड होते हैं, जिससे हमारे को पता लगता है कि हाँ, हमने कंसेप्ट को कितने डीप तक सीखा है, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, ये सारी चीजें उसमें समझ में आती थी। बहुत मजा आता था, मतलब कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते थे। एंड कभी कभी मतलब व्हेन यू गिव दोस क्वेश्चंस विद कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, एंड आपके क्वेश्चंस में कभी कभी दोस कीवर्ड्स विल नॉट बी देयर एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल लिसनिंग टू दोस क्वेश्चंस। तो उस सभी में आई थिंक आई एंजॉयड अ लॉट, सो मोर लाइक देन हुँ। हाँ, मोर देन मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, मोर देन दैट आई एंजॉय द प्रोसेस डेफिनेटली। सो लाइक व्हाट डू यू से अबाउट द लर्निंग थ्रू चिड़िया उड़? एब्सोल्युटली लर्निंग। रिकमेंडेड, 100% रिकमेंडेड। क्योंकि सिर्फ नोट्स रिवाइज करने से आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर नहीं होते हैं। ओनली आफ्टर यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड द डायमेंशंस थ्रू व्हिच क्वेश्चंस कैन बी गिवन, उसी से ही यू कैन get a clearer picture of how the exam will be. And Chidiya would actually gives you the IIT JAM का look, तो कैसे रहेगा, आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दैट इज रियली रियली गुड। एंड विद द टाइमर यू हैव दैट टाइमर का थिंग आल्सो गोइंग ऑन, सो जल्दी जल्दी आंसर करना है एंड इट शुड बी एक्यूरेट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे मतलब जो सबसे पहला हाथ रहा वो है आपके चिड़िया उड सेशंस। तो उन जिस टाइप के आप क्वेश्चंस लेके आते हो एट द मोमेंट, वो मतलब एक वेरियस फील्ड से आते हैं, एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। एंड ऑल्सो ऑप्शंस जो है वो एक काफी कंफ्यूजिंग लगता है उस टाइम पे, बट आपको आगे चल के पता चलता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है कि वो कितने हेल्पफुल थे। आई थिंक उसके साथ साथ आपके जो थेरी सेशंस थे वो भी आप कभी कभी लेक्चर्स में बताते कि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। तो मैंने ऐसे देखा है कि मैंने जब नोटबुक में वो क्वेश्चन मार्क किया है, वो टॉपिक मार्क किया है, तो उसी में से ही कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। आप सभी लोगों को ये चिड़िया उड़ नाम सुन के बचपन का वो जो छोटा-सा गेम था वो याद आ जाता है। नमस्कार, मैं हरिमोहन ठाकुरिया। मैं 4 तरह के कोर्सेज़ एक्चुअली हमारी iGuruji ऐप के ऊपर रन कर रहा हूँ। सीएसईआर नेट लाइफ साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी बायोलॉजी और एमएससी एंट्रेंस बायो। ये ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंदर सब कैटेगरीज़ काफ़ी सारी हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने हमारे डेमो वीडियोज़ वगैरह देख लिए होंगे। मैं सबसे पहले iGuruji ऐप के बारे में बता दूँ। iGuruji ऐप आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की। ये शुद्ध रूप से एंड्रॉयड ऐप है, पहली चीज़ तो। ये आईओएस के ऊपर नहीं चलती, नहीं ये लैपटॉप के ऊपर चलती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और सबसे पहले रजिस्टर किया। अगर आप ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं तो आपने लॉगिन किया। कभी-कभार लॉगिन के वक़्त आपको हो सकता है प्रॉब्लम आती हो या डाउनलोड करने के बाद आपको खुद ही को याद नहीं हो कि आपने पहले रजिस्टर कर लिया है, तो वो आपसे ओवरऑल लॉगिन की डिटेल माँगता है। आप हो सकता है पासवर्ड भूल गए हो सकता है यूज़र आईडी भूल गए हैं। यूज़र आईडी भूल गए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे नंबर के ऊपर 9314503070। या अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का बटन दबाएं। फॉरगेट पासवर्ड दबाने के बाद इस तरह की एक डिटेल पूछता है कि भाई आप अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी डालो जिसके लिए हमें पासवर्ड बताना है आपको और आपके पास एक ओटीपी आता है। अगर ओटीपी ना आए तो फिर आप हमें व्हाट्सएप करें कि ये ओटीपी नहीं आ रहा है मेरे पास। हो भी सकता है क्योंकि आप हो सकता है अपना फ़ोन नंबर ही भूल गए हो क्योंकि भूलने का बड़ा गज़ब का प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने 3-4 बार ऐप को अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल किया हो तो आपको चेंज डिवाइस हमारा जो सिस्टम है आप ऑब्ज़र्व करेगा कि भई आप अपनी डिवाइस को बार-बार चेंज कर लो क्योंकि हमारी इस ऐप में डिवाइस चेंज करने की परमिशन नहीं होती। तो आप अपना एक रीज़न लिखो कि आप चेंज डिवाइस क्यों कर रहे हो? बेसिकली मुझे पता है आपने चेंज डिवाइस नहीं की पर वो 3-4 बार अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल करने में ऐसा होता है।
और उस रीजन को आप सबमिट करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और कम से भी कम आपको 10 मिनट से लेकर 24 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। हम आपको फटाफट से व्हाट्सएप करेंगे कि भाई ये अप्रूव कर दिया है, आप अपना यूजर आईडी वापस से यहाँ पर डालें और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। तब तक इन द मीन टाइम ये जो 10 मिनट से लेकर 24 घंटे का टाइम है, उस दौरान में अगर आप ये बार-बार लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो इस तरह का एक मैसेज आएगा। परेशान मत होइए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। चिड़िया उड़ क्या होता है? आप अपने कोर्स की कैटेगरी में गए, ये जो आपने 4 तरह के कोर्सेज़ हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, हमारे फ़ोल्डर्स बने होते हैं, और उसमें यूजुअली सबसे नीचे की तरफ इस तरह की एक चिड़िया उड़ सीरीज़ होती है। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल ले रखा है चिड़िया उड़ फॉर नेट लाइफ साइंस। अभी की जब ये चिड़िया उड़ सीरीज़ चालू हो जाती है, तो यहाँ पर बटन होता है स्टार्ट का। अगर आपने बाय कर रखा है तो अभी तो ये फ्री है, बट जब तक ये फ्री होता है तो ये स्टार्ट होता है, और अगर ये पेड कोर्स है तो ये बाय का एक बटन होता है। बाय के बटन पे आपको क्लिक 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 करके उसको परचेज कर लेना है, और उसके बाद से ऑनवर्ड्स यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट का बटन आता है। अ, अगर हमने सेशन क्रिएट कर रखा है तो उस जगह पर यहाँ पर ज्वाइन नाउ आएगा, सेशन क्रिएट कर रखा है तो। और अगर सेशन क्रिएट नहीं कर रखा है तो ये जगह खाली होगी, नो डेटा अवेलेबल ही होगा। यहाँ सेशन क्रिएट करने का मतलब क्या है? तो सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर 2 जुलाई के दिन ये सेशन क्रिएट किया हुआ है, और ये शाम को 4:30 बजे का सेशन है माना कि, और 4:30 बजे का सेशन है तो ये 4:30 बजे ही ये आपको नजर आएगा, 4:30 से, और जब तक ये सेशन चल रहा है। अगर ये सेशन ओवर हो गया और हमने सेशन को क्लोज कर दिया है तो ये जगह पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अ, अगली जो शानदार बात है वो ये कि ड्यूरिंग द चिड़िया उड़, आज जब ये चिड़िया उड़ वर्क कर रहा है तो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने कहा भाई चिड़िया उड़, यहाँ सिंपल सा एक मैंने मजाक में कर रहा है, किस एग्जाम के लिए खेलना है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइसेस होंगी उस प्रश्न से संबंधित, ए बी सी डी, कभी कभार ई भी होता है और कभी कभार एफ भी होता है, 6 चॉइस भी होती है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमएसक्यू, इट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमएसक्यू क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स। एमसीक्यू में तो एक ही आंसर सही होता है, एमएसक्यू में हम आपको बताएंगे कि इसकी एक से ज्यादा चॉइसेस सही है, तो यहाँ पर आपको एक से ज्यादा चॉइसेस सही करनी होती है। आपने अपना मार्किंग की, सबमिट किया, और यहाँ पर एक बटन, एक टाइमलाइन चल रही होती है कि इतने मिनट में आपको सवाल का जवाब देना है। ड्यूरिंग द चिड़िया उड़ आप अपने लास्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें अभी आपका अपना स्कोर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, और कितनों को अटेम्प्ट नहीं किया। और क्लास में इस वक्त जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस उनके साथ आपकी रैंक क्या चल रही है वो आप यहाँ पर क्लिक करके हर बार पता लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, चिड़िया उड़ काम कैसे करेगा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका जिस नेटवर्क के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो वाईफाई हो तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर मोबाइल नेटवर्क भी है तो वो नेटवर्क प्रॉपर स्ट्रांग आना चाहिए, स्ट्रेंथ प्रॉपर होना चाहिए। और ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क सही आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको जूम मीट कर लीजिए। जूम ऐप आपको डाउनलोड करके रखनी है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी ऐप हर तरह से जूम के साथ काम करती है। तो जूम ऐप आप डाउनलोड करें, और जूम ऐप आप डाउनलोड करके किसी के साथ भी मीटिंग करके देखें, अगर वो प्रॉपरली वीडियो ऑडियो सब कुछ सही आ रहा है तो हमारे साथ भी सही काम करेगा। दूसरी चीज, चिड़िया उड़ एक लाइव टूल है, तो स्पेसिफिक टाइम पर ही काम करता है, उसके बाद या उसके पहले देखने का प्रयास न करें क्योंकि वो नो डेटा अवेलेबल ही दिखाएगा। एक जो बहुत अच्छी सी बात है वो ये कि ये जो पूरा चिड़िया उड़ सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे बाद अवेलेबल हो जाती है ऐप के अंदर ही। उसके बगल वाला एक फोल्डर होगा, वहां पर आपको पूरी की पूरी जो पिछला वाला सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है। लेकिन उस वक्त आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या क्या उत्तर थे। इस क्षण के बाद से जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो चिड़िया उड़ सेशन की एक रिकॉर्डिंग है कि एग्जैक्टली कितना प्यार से धीरे धीरे वर्क करता है, उसको आप देखें और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। हाइपोथैलेमस, इनमें से किसको रिलीज करता है? ए, बी, सी, डी, LH, FSH, FRH, GnRH। और चॉइसेस मैंने दे दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2, आराम से सोच के जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया। मेरा अगला बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मैं यही चॉइसेस रखूं और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा हार्मोन
इन 4 में से आपके सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? Which one of the following hormone is acting on Sertoli cells? And your answer is this one. कौन सा हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर कार्य करता है? मेरा अगला बहुत प्यारा सवाल है इसी को लेके वापस से, और एक बार फिर मेरा सवाल है कि इनमें से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? मेरा अगला सवाल होगा यहीं पर कि अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी डी हेड, नेक, मिडिल पीस, मैं अगर आपको 5 चॉइसेस दे दूं और इसमें से ये पूछूं कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर आपके हिसाब से एक स्पर्मेटोगोनिया में आपको नजर नहीं आएगी? Which one of the following structure will not be seen in the spermatogonia? उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर शब्द का ध्यान रखना, इनमें से किससे रिलेटेड स्ट्रक्चर स्पर्मेटोगोनिया में आपको नजर नहीं आएगा? आपने आंसर गलत क्यों किया? स्पर्मेटोगोनिया में पूछा था किससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको स्पर्मेटोगोनिया में नजर नहीं आएगा। टेल रिलेटेड स्ट्रक्चर कोई नजर नहीं आने वाला। फ्लैजिला स्पर्मेटोगोनिया में नहीं होती। हेड यानी कि न्यूक्लियस होगा, आपकी जो नेक है वो होगी, नेक यानी कि सेंट्रियोल, मिडिल पीस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लेकिन फ्लैजिला नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सर कंफ्यूजन था टेल का, फिर मैं मजा आया नहीं आया कंफ्यूजन में? चिड़िया उड़ टाइप का कंफ्यूजन बोलते हैं इसको। मजा आया सर, स्ट्रक्चर पूरा रटा हुआ मजा है। आ रहा है। यस मजा आ सर, रहा है, लर्न हो रही है चीजें। यस सर। चीजें लर्न करनी है अपने को, ये याद रखना है बस। टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए। और यहाँ कुछ लिखना शुरू किया। रेटेटेस्टीज, एपिडाइडाइमिस, डाइडाइमिस, आपका वास डेफरेंस, ये सारे शब्द आपने सुने हुए हैं। आपका यूरिटेरिमीटस, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ए बी सी डी, इनमें से स्पर्मेटोजोआ जो बना है आपका, जो कि सर्टोली सेल्स वगैरह में वहां मेच्योर भी हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो स्पर्मेटोजोआ सबसे पहले किस स्थान को एनकाउंटर करेगा अपने पाथ, अपने बाहर निकलने के दौरान में सबसे पहले किस स्थान विशेष पर एनकाउंटर करने वाला है? 15 सेकंड मैंने आपको दिया आंसर देने के लिए। स्पर्मेटोजोआ इनमें से किस स्थान विशेष को एनकाउंटर करेगा, यानी कि सबसे पहले किसके पास जाएगा? बहुत ही बढ़िया। मेरा अगला सवाल होगा कि अगर मैं स्पर्मेटोजोआ से पूछूं कि भैया तेरे लिए लास्ट चीज क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट थिंग फॉर यू, तो वो सबसे लास्ट में किसके पास जा रहा होगा? 3 नाम लिखे मैंने, इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्प्यूला, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया 1 2 3। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑर्डर सही ऑर्डर है। मैं 1 2 और 3 लिखूं, 1 3 2 लिखूं, 2 3 1 लिखूं, या 3 2 1 लिखूं? तो इनमें से कौन सा ऑर्डर सही ऑर्डर के तरीके से लिखा गया है? इट इज चॉइसेस में, एंड दिस वन 30 सेकेंड्स, जस्ट थिंक ऑफ इट। आराम से सोच समझ के जवाब दो। प्रमिला जी गलत क्यों आपकी बार? Recording in progress.
सर मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है इसकी, हम्म इतनी प्रिपरेशन नहीं है सर। किसकी प्रिपरेशन है? तो पहला 12th लेवल के सवाल कर रहा हूं मैं तो, भी सारे के सारे ही। हाँ, जी बच्चों सर। से सवाल है। यस, इसी चीज पर अगर मैं आपसे सवाल दोबारा करूं कि यार आप एक बात बताओ, ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? चॉइसेस मजे की बात है, मैंने यही दे दी। इसका नाम आपकी बार एबीसी है। तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? ये चॉइस मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया और चॉइस 15 सेकंड मैंने दिया है आपको। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मैंने आपसे अगला जो सवाल किया, यहां से शुरू किया, सिलोब्लास्टुला, दूसरा ले लिया एम्फीब्लास्टुला, योर स्टीरियोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, योर डिस्कोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, योर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टो, एफ एफ भी चॉइस लगा देते हैं, दैट इज योर पेरीब्लास्टुला। पेरीब्लास्टुला, ये मैंने कुल मिलाकर 6 चॉइस दे दिया आपको। ठीक है, नाउ इन दीज 6 चॉइसेस, क्वेश्चन नंबर 10, आपको मुझे बताना है इन 6 चॉइसेस में से इंसेक्ट में पाए जाने वाले ब्लास्टुला को क्या कहते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इंसेक्ट्स? बहुत ही बढ़िया। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ब्लास्टुला को आप ये कहोगे कि उसके अंदर तो ब्लास्टोसील पाई ही नहीं जाती। कोई सा एक ब्लास्टुला ऐसा है जिसके अंदर ब्लास्टोसील पाई ही नहीं जाती। 15 सेकंड है, कीप ऑन आंसरिंग। जिसके अंदर ब्लास्टोसील पाई ही नहीं जाती। इनमें से आपको ये बताना है कि किसके केस में 2 तरह की कोशिकाएं नजर आएंगी, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर जैसा जो कंसेप्ट है वो किस जगह पर नजर आएगा? कौन से वाले ब्लास्टुला में आपको माइक्रोमियर और मैक्रोमियर जैसी चीजें नजर आएंगी? और मेरी चॉइसेस हैं कुछ ये वाली, और मेरा क्वेश्चन का नंबर है ये 13वां क्वेश्चन। मेरा अगला सवाल है, एक बार फिर, इनमें से किसके केस में जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील की कवरिंग सिंगल सेल लेयर होती है, यानी कि सिर्फ एक कोशिका की ब्लास्टोसील बनी होती है। आपके पास ये पूल आया और ये आपके पास 6 चॉइसेस हैं, सिर्फ सिंगल लेयर की ब्लास्टोसील की कवरिंग इसके अंदर पाई जाती है। सिंगल लेयर की ब्लास्टोसील की कवरिंग। दैट्स ब्यूटीफुल। अंजना शर्मा जी ने, भाई साहब, बहुत शानदार सवाल के जवाब दिए हैं। प्रमिला चौधरी भी अच्छा कर रही हैं। ओके, गलत है क्या इसका आंसर? इसका सिलोब्लास्टुला आएगा। किलो है तो ब्लास्ट तो सिलो, मैंने पूछा आपने। इसमें सिंगल लेयर की ब्लास्टो, एक्चुअली होलो ब्लास्टुला होता है जिसमें ब्लास्टोसील की जो लाइनिंग होती है वो सिंगल लेयर की होती है। मुख्य रूप से ये आपके एम्फिओक्सस और एकाइनोडर्मेट्स में पाई जाती है, और फ्रॉग के अंदर ब्लास्ट मल्टी लेयर्ड होती है। ये डर्म। फ्रॉग के अंदर मल्टी लेयर्ड होती है, लेकिन इन 2 जगहों पर ये एकाइनोडर्मेट्स और एम्फिओक्सस में ये सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, एम्फीब्लास्टुला भी आपके फ्रॉग में एक स्टेज बनती है, मजे की बात है, और वहां पर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है लेटर स्टेजेस में, मैक्रोमियर और माइक्रोमियर। स्टीरोब्लास्टुला ठोस चीज के लिए कहा जाता है, विशेष रूप से ये आपके सिलेंट्रेटा, एनलिडा और मोलस्का में पाई जाती है, और मोलस्का में एक्सेप्शन इसका सिफेलोपोडा है। डिस्कोब्लास्टुला राम में पाई जाती है। राम मतलब रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, मैमल्स में भी प्रोटोथीरिया, और उसके अलावा पिसिस, पिसिस के अंदर भी डिस्कोब्लास्टुला मिलेगा। ब्लास्टोसिस्ट अपन मैमल्स के केस में बात करते हैं मुख्य रूप से, और सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरीब्लास्टुला आपके इंसेक्ट्स में पाई जाती है। ठीक है, एब्सेंट कितनी होती है पेरीब्लास्टुला में? एब्सेंट दोबारा बोले। ब्लास्टोसिल एब्सेंट किसने बताई थी?
वो मेरे गलत था। ब्लास्टोसील एब्सेंट आपकी ठोस ब्लास्टुला कौन सी वाली है वो आप देख लीजिए। कौन सी वाली ब्लास्टुला इसमें स्टीरियो ठोस ब्लास्टुला होगी ये आपको सोचना है। तो ठोस ब्लास्टुला स्टीरियो किसको बोलते हैं? स्टीरोब्लास्टुला। यहाँ पर ठोस होती है, ठोस होती है तो ब्लास्टोसील उपस्थित नहीं हो सकती, है ना? मजा आया? चलिए चलिए अब मेन क्लास में आ जाते हैं फटाफट से। आप सभी लोग मेन क्लास को ले लो। आई एम जस्ट कमिंग टू द मेन क्लास। अभी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पोल नहीं आया? या सभी क्या है? दो लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया सवाल को, वो है संजना और गरिमा। जिन्होंने सही अटेम्प्ट किया है वो अंकिता ठाकुर और अनीता यादव। बाकी सबने गलत भी किया है। चार्जिंग ऑफ फैटी एसिड। यस, एनी आंसर यू वांट टू गिव मी, जो आप मुझे बताना चाहें कि आपने गलत क्यों किया? हाँ भाई, कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार। दोबारा नाम पुकारूं क्या? हितेन नवानी जी। हितेन, जी सर। ये सवाल गलत क्यों हुआ आपका? सर मैंने जल्दी में गलत करके वो कर दिया सर, सबमिट कर दिया, फिर बाद यस, में रियलाइज। सौम्यजीत, यस सर। ये सवाल गलत क्यों हुआ भैया? सर वो सवाल सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, सुना ही नहीं दे रहा था। वाह वाह नेटवर्क वाह वगैरह वाह वाह, प्रॉब्लम। दैट्स अ गुड थिंग। संजना मैडम, आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया ये सवाल? संजना मैडम, ये सर कॉन्फ्यूज था, क्या कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन था इस पे भी? ओके। और ये गरिमा ने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया भाई? सर क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं था ना, तो क्लियर नहीं था इसलिए। जवाब भी नहीं देते लोग। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है, इनमें से किस जगह पर फैटी एसिड से कोएंजाइम ए रिमूव होता है? एट विच स्टेज इन चार जगहों में से फैटी एसिड पर से कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग? मेरे ख्याल सवाल सबको क्लियर है। इनमें से कौन सी चार जगहों में से एक जगह पर फैटी एसिड से कोएंजाइम रिमूव होएगा? क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्योंकि अगर आपने वो प्रोसेस पढ़ा है तो आपको आराम से क्लियर होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं। आयुषी नरोलिया, यस सर। किस बारे में सवाल था? अरे प्राणी बोलो, मेरे प्यारे प्राणी। और मैं ना था अंकिता ठाकुर। यस सर। ये सवाल किस बारे में था? सर वो कार्निटीन शटल से जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत भेजते हैं बढ़िया, फिर आपने फैटी गलत एसिड क्यों किया को। इसको? सर वो आउटर मेम्ब्रेन आना था, मेरे को वो डायग्राम याद था, उसमें मैंने बाहर की तरफ बनाया था साइटोसोल में। हितेन जी, आपने गलत क्यों किया है? सर ये याद था, बट लास्ट में इसमें क्या हुआ कि मैं भूल गया, मैं बीटा ऑक्सीडेशन से कंफ्यूज हो गया कि लास्ट में सब निकल जाता था, ऐसे सोच के मैं पूरा मैंने एक बार भी नहीं बोला कि बीटा ऑक्सीडेशन लाट में सब निकल जाता है। हर बार एक कोएंजाइम में जुड़ जाता है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। चिक्की सिंह, यानी कि शायद वंदना।
अभी तक कितने सवाल सही किए आपने? एक हुआ है। चलिए मैं आपके नंबर बताता हूँ। संजना चटर्जी के -2, कविता गुजर के -2, आयुषी नोरिया -1, चिक्की सिंह -1, अंजलि 0, गरिमा 0, सौम्यजीत सरकार 1, अनीता यादव 1, प्रियंका यादव 3, हितेन नवानी 9 और स्पृहा कक्कड़ 11 और अंकिता ठाकुर 11। मजा आया नहीं आया? मजा पूरा आना चाहिए। क्यों, वो पढ़ाई नहीं हो रही अभी? और आप चाह रहे हो कि मैं इससे ऊपर के लेवल पे ले जाऊं? हम्म। चलिए खैर, और पूछो सवाल। अरे यस सवाल और सर। करूं क्या? यस सर। यस सर। और कर लूं? यस सर। यार क्या सैडिस्टिक लोग यस। हो। सवाल में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा अगला सवाल, वेयर एग्जैक्टली एटीपी सिंथेसिस अकर? इन 4 जगहों में से एटीपी सिंथेसिस कहाँ घटित होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, 12th लेवल का सवाल है, टिपिकल वाला 12th लेवल बोलता हूं मैं इसको, जो कि कॉमन सेंस बेस्ड है। 15 सेकंड मैंने आपको दिए हैं। कविता गुजर ने डर के मारे बेचारी ने किया ही नहीं। और सही करने वालों में अंकिता ठाकुर, बाकी पूरी क्लास ने गलत किया है। किसी को डायग्राम याद आता है क्या ये वाला? एनीबडी यू कैन रिकॉल द डायग्राम कि वेयर एग्जैक्टली एटीपी सिंथेसिस अकर? एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है भाई साहब? F1 पे सर। कहाँ हो रहा है एटीपी सिंथेसिस? दिख रहा है क्या किसी को? मजा आया नहीं यस। आया? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में, थैंक यू वेरी वो मच। उससे लगा हुआ, इससे क्या बोलते हैं, F0 F1 इस पे इनर मेम्ब्रेन पे मैंने जुड़ा एटीपी हुआ तो सिंथेसिस पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था F0 F1 कहाँ पर है। प्लीज भावनाओं को समझो यार, फीलिंग्स देखो मेरी फीलिंग्स। जी सर। हाँ यार, तुम लोग फिर कहते हो ये चिड़िया उड़ इसी को बोलते हैं यार। मैं कोई किताब विताब खोल के नहीं बैठा हूँ, पहले बता दूं, मेरे दिल में जो आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ। जो मेरे दिल ने कहा वो मैंने पूछ लिया, तो आपको मेरे दिल की आवाज सुननी चाहिए ना। चलो एक बार फिर पूछूं? अरे सवाल पूछना है नहीं पूछना है? पूछूं? चलो एक बार फिर। यस सर। यस। चलो एक बार फिर। मेरा अगला सवाल है, एट विच प्लेस डीएनए रेप्लिकेशन कैन अकर? इनमें से किस स्थान पर डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है? इससे तो आसान सवाल मैं क्या करूंगा। ये अनीता यादव कौन है यार? इसके सारे ही सही जा रहे हैं, कौन है ये? हे अनीता, अपना नाम बताओ। यस सर। कौन सी वाली अनीता यादव? मतलब आप हमारे किस कौन से कोर्स में हो? हाइब्रिड वाले में। यस सर। ओके, मेरे यहाँ स्क्रीन पे कौन से नाम से आते हो, मुझे ध्यान नहीं है। अनीता यादव के नाम से। हाँ, अनीता यादव ही होगा। अनीता यादव के नाम से आते हो क्या? अच्छा फिर ठीक है, आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो यार। हाँ जी भाई, गरिमा जी, मैंने सवाल क्या किया था? गरिमा प्रभु, यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार।
डांट खाने का सही है। स्प्रहा कक्कड़, आपको याद नहीं है कि सवाल क्या है ये? स्प्रहा और अंकिता सर ठाकुर, सवाल किस बारे में था ये? सर डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ किसका? पे हो रहा है इस जगह पे? मैंने ऑर्गेनल डीएनए रेप्लिकेशन का सवाल मार दिया था क्योंकि मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डीएनए होता है क्या? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ होता है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कहाँ होता है? मैट्रिक्स में सर। मैट्रिक्स में। तो रेप्लिकेशन कहाँ होएगा? मैट्रिक्स होएगा क्या? यस सर। यार कैसी बातें करते हो यार, मैं तो बड़ी बड़ी बातें तो करता ही नहीं, दो कि तो सिंपल सिंपल सवाल कर रहा हूँ मैं। न्यूक्लियस में सर, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन बोला? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में क्या बोल दिया आपने? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है नहीं पाया जाता? पहले तो आप ये बताओ अनीता जी। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज कोई बताना चाहे तो मुझे। संजना, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज नहीं सर, याद याद नहीं है? नो। चलिए तो बहुत बढ़िया बात है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज होता है 16.5 केबी। यह एक सर्कुलर जीनोम है और इसकी जो खास बात होती है, इसमें सिर्फ 37 जीन्स पाए जाते हैं जो कुछ कोड कर सकते हैं, और उन 37 जीन्स में से 13 एमआरएनए के लिए होता है। इस जीनोम का रेप्लिकेशन अंदर ही होता है। और अगर आपको डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में पता है, डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉल के बारे में, डीएनए पॉल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, उसमें से गामा वाला भाई साहब यहाँ पे काम करता है। आई होप मजा आया।